हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज कट्टा आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए कि जो कुछ भी एक्ट्स पास होने लगे हैं कंपनी रूल में, तो वो सभी रेगुलेटिंग एक्ट रहे हैं। रेगुलेट किया है उन्होंने कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी को बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए कि चार्टर एक्ट जो 1833 का रहा है, वो एक्ट देखिए कि वो जो पहले के एक्ट थे, जो रेगुलेशंस थे, वो पहले के एक्ट से एक लॉ के तरह काम करते थे। लेकिन अब ये चार्टर एक्ट 1833 के हिसाब से जो कुछ भी एक्ट्स बनेंगे, आगे एक्ट्स आएंगे, तो ये एक्ट्स इसी एक्ट्स के चार्टर एक्ट्स के तहत कंपनी को लागू होंगे। चार्टर एक्ट 1833 एक ऐसा एक्ट रहा है जो एक सेंट्रलाइजेशन की तरफ कंपनी को मूव करता है। कंपनी के जो कुछ भी फंक्शंस है, ऑपरेशंस है, उसको सेंट्रलाइज बनाने के बारे में चार्टर एक्ट रहा है। इसके एक फीचर्स देखते हैं कि जो कुछ भी फीचर्स है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको प्रीलिम के हिसाब से और मेंस के हिसाब से दोनों को भी देखना होता है। देखिए, अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ही बात चल रही थी, लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब कहा जाने लगता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए कि जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के इस वर्ड में ही है कि वो पूरे इंडिया पे राज करने वाला है। जो कुछ भी राइट्स है विद द टेरिटोरियल राइट्स, लैंड राइट्स, जो सब कुछ सत्ता का पावर है, वो सब कुछ आने लगता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ। तो ऐसे ही पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन वेस्टेड विद द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स एंड हैविंग द अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरियाज। देखिए कि पूरी ताकत जो रही है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में। और ये पूरी ताकत जो है सिविल की, मिलिट्री, पॉलिटिकल और इस सभी जो सत्ता का पावर जो केंद्र रहा है, वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस एक्ट के तहत। अभी देखिए कि इस एक्ट से एक बहुत बड़ी सुधारणा जो हुई है, आप कह सकते हैं कि जो बॉम्बे की, मद्रास की, जो बॉम्बे के और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, उनके पावर्स को कम करके ये पावर्स दिए गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी क्या करते थे कि पूरी जो पावर्स थी गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की, वो हेवीली वेस्टेड विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये चार्टर एक्ट में ये बहुत बड़ी सुधारणा की गई। तो इससे क्या हुआ कि सेंट्रलाइजेशन को एक वे मिल गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो ऑल सिविल एंड मिलिट्री राइट्स को वेस्टेड कर सके। अभी आगे देखते हैं कि एक कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक पहले कमर्शियल बॉडी हुआ करती थी, और इस एक्ट के तहत वो अभी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में सामने आ चुकी है। तो इस एक्ट के तहत जो कुछ भी कंपनी ने, जो कुछ भी टेरिटरीज, एरियाज़ और जो कुछ भी हिंदुस्तान में जो प्रदेश को अपने अंडर लिया है, उसी प्रदेश को, उस कंपनी टेरिटरीज को इन इंडिया है जो हेल्ड बाय, तो एक सुधारणा की गई कि जो इस प्रदेश को लिए है, इट्स ट्रस्ट फॉर इस मेजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर, ऐसा कहा जाने लगा कि देखो कि हिज मेजेस्टिक गवर्नमेंट, आप कह सकते हैं कि इस एक्ट के तहत एक आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। देखिए कि इस एक्ट में एक और प्रोविज़न भी शामिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो अपोजिशन से ये सेक्शन यहाँ से खारिज किया गया। एक ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन जो शुरू हुई थी सिविल सर्वेंट को और सिविल सर्वेंट की नियुक्ति के लिए लेकर, इसमें कहा गया था कि इंडियंस शुड नॉट बी डिपेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस, प्लेस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियंस को
जो इंडियंस विद्यार्थी थे कि जो पेपर्स देना चाहते थे सिविल सर्वेंट के सर्वेंट हो या आईसीएस हो या एनी अदर पोस्ट हो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हेल्ड किए जा सकते थे, तो ऐसे पोस्ट को इंडियंस भी अब उस पोस्ट पे काम कर सकते थे। लेकिन देखिए कि ये प्रोविज़न है, ये बाद में निगेटेड किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अपोजिशन के बाद। तो आप ये पॉइंट्स रहे हैं कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगे। ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में आगे आए। और इसमें जो सिविल एंड मिलिट्री पावर थी, जो पूरे अथॉरिटी थी पूरे इंटायर टेरिटोरियल एरिया में, वो सभी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो इसके बाद एक बहुत बड़ी सुधारणा रही है, जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे आप कह सकते हैं। और एक अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल अफेयर्स थे, तो उसके हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कमर्शियल बॉडी के रूप में आगे आना था। लेकिन इस एक्ट के बाद एक ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में आगे आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह चुकी है। तो इसके हिसाब से जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा है वो इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी एंड दे मेंटेन दिस पॉलिटिकल एंड commercial affairs through the Governor General of India. So company's territorial India held by its trust for His Majesty, His heirs and successors, and जो introduce a system of open competition for selection of civil servants and stated Indians should not be debarred from holding any office, place and employment. So ये provision को negate किया गया after the opposition from the court of directors. So ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको याद करने हैं, और ये आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सो आपको इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नॉलेज कट्टा IAS के जो फ्री गाइडेंस है यूपीएससी के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों के पास आप इसे पहुंचा सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि एक फ्रीली एक हमारा मोटिव है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे खड़ा कर चुके हैं।